Hello students, so in this lecture today we will learn one important, very important statement, that is electron withdrawing group, that is short में लिखना है EWG at ortho and para positions increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reactions। ये कहा क्या जा रहा है, आपको पता है जो nucleophilic substitution reactions होती है in the case of haloarenes जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से होती है। पहले भी आपको बताया गया था कि अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में कोई ऐसा ग्रुप लगाया जाए जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे रिंग से, सो क्या होता है उस केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है हलोअरीन्स में वो आपकी थोड़ी इजीली हो पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट में जो रीज़न होगा वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। सो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने ये बात करी थी कि जो हेलोअरीन्स होती है, मतलब एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर हेलोजन लगा है तो अगर आपने उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, वो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दैट इज़ नॉट हैपन वेरी इजीली, डिफ़िकल्टी से होगी और अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस या सर्टेन कंडीशंस वो रिएक्शन होगी अगर होनी है तो। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स आर वेरी डिफ़िकल्ट एंड कैन ओनली टेक प्लेस एट सर्टेन कंडीशन। जब हम उसे सर्टेन कंडीशन देंगे तभी वो रिएक्शन हो पाती है, नहीं तो ऐसे नहीं होती। ना फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, सेकंड थी कि हमें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लेना पड़ता था, एंड थर्ड जो थी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो थर्ड थी वो इम्पॉर्टेंट है आपके पास कंडीशन जिससे क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज़ EWG भी कह सकते हैं हम इसे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, अगर ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, चाहे ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे हो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट, तो क्या होता है उस जो आपका उस जो कंपाउंड है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स के केस में इजीली देता है। नाउ सो एक एग्जांपल लिख के देख लेते हैं हम ना। क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फिनोल इन एक्वस NaOH सॉल्यूशन एट टेम्परेचर दिस एंड प्रेशर दिस। सो देखो जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन इज दिस, क्लोरोबेंजीन इस तरह से आपकी कि यहाँ पर क्लोरीन लगा है एंड यहाँ पर बेंजीन है, दिस इज द हेलोअरीन। अब इसकी रिएक्शन अगर आपने करवानी है, मतलब आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, वो OH नेगेटिव होगा। सो हम इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इसकी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर करवानी है तो वो कैसे करवाएगी कि फर्स्ट कंडीशन इसमें देना होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे NaOH में OH नेगेटिव जो आपका निकलता है दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो ये रिएक्ट करेगा बट ये इतने इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, इसके लिए हमें जो टेम्परेचर है वो आपका 623 केल्विन लेना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर 300 ATM का प्रेशर भी लेना पड़ेगा। देखो एक ये न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इतने इजीली नहीं होगी, हमें ये सर्टेन क्राइटेरिया लेने होंगे एंड सेकेंडली यहाँ पर H पॉजिटिव भी लिखा जाता है। सो तभी जाके अगर इतना कंडीशन आपने इसमें लगा दी तब जाके हेलोअरीन्स में कहीं जाके ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये पॉसिबल हो पाती है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, Na पॉजिटिव है, OH negative है, nucleophile is the OH negative. Now nucleophile OH negative will replace the chlorine and you will get the OH. You will get the OH over the benzene ring and OH over the benzene ring is known as phenol. इसे कहा जाता है phenol. तो इस तरह से आपने phenol बनाया क्लोरोबेंजीन से, this is the chlorobenzene. दिस इज़ द क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से आपने फिनोल इस तरह से बनाया। बट जो आप देखो गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है कि अगर ये एल्काइल हलाइड होता, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग नहीं लगी होती, नॉर्मल एक एल्काइल CH3 मिथाइल या इथाइल ग्रुप लगा होता, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बड़े इजीली हो जाती है आपकी। बट क्योंकि यहाँ पर आपका ये आपकी हेलोअरीन्स है और आपने पढ़ा है कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफ़िकल्टी से होती है और अगर होगी भी तो वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंडर होगी, लाइक कैसे कि स्ट्रॉन्ग उसमें न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, तो इस तरह से। और सेकंड में क्या है आपका, ये आपने एसिटिक मीडियम ले लिया तब जाके ये रिएक्शन हुई है।
इसमें थर्ड जो इम्पॉर्टेंट केस था अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे अगर आपकी क्या लगाई जाए, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो, जो कि एनसीईआरटी में भी आपका गिवन है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप होगा, अगर वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगता है तो जो ये रिएक्शन आपकी थोड़ी स्लो स्पीड से हो रही है, डिफिकल्टी से हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, वो आपकी इजीली हो जाती है। तो वही देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेज रिएक्टिविटी, कि अगर ये ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे प्रेजेंट है तो आपकी रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। तो एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि आपने क्लोरोबेंजीन तो लिखा है बट उसमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं हम किसी पोजीशन पे, तो यहाँ पर दिस इज द क्लोरोबेंजीन, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज एग्जांपल क्या है, नाइट्रो इज अ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है किससे, रिंग से। तो हमने सोचा पहले पैरा पे ही लगाया जाए। अब देखो अगर जिसको नहीं पता ऑर्थो पैरा पोजीशंस क्या होती है, सपोज ये अगर ग्रुप यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है उस पर कोई ग्रुप लगा है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे हेलोजन था, कोई भी ग्रुप अगर लगा है तो उस ग्रुप के वेरी नेक्स्ट जो कार्बन है, वेरी नेक्स्ट इन द सेंस कि यहाँ पर क्लोरीन जो ये ग्रुप है इस कार्बन पे अटैच्ड है, तो इस कार्बन के वेरी नेक्स्ट जो कार्बन है एडजेसेंट में वो होता है ऑर्थो, वो पोजीशंस होती है ऑर्थो। तो यहाँ पर दो ऑर्थो हमें मिल गए, दिस एंड दिस पोजीशन ऑर्थो। उसके नेक्स्ट जाओगे तो ये मिलेगी आपको मेटा पोजीशंस, मेटा भी दो होती है, एंड पैरा आपकी सिर्फ एक पोजीशन होती है जो कि पैर में होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप। जो ग्रुप है उसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि उसके पैर पे जो पोजीशन है वो आपकी पैरा है। तो इस तरह से एक आपकी जो रिंग है उसमें दो ऑर्थो होते हैं, दो मेटा होते हैं, एक पैरा पोजीशंस होती है, ये आपकी पोजीशंस के नाम है बेसिकली। सो हमने फर्स्ट में क्या करा कि हमने यहाँ पर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, एंड नाइट्रो ग्रुप क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो यहाँ पर देखो रिएक्शन कैसे हुई कि यहाँ पर फिर भी अभी भी हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो लेना पड़ रहा है, बट क्या हुआ 443 केल्विन पर ही यहाँ पर 623 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ा था, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम लेना पड़ा, दैट इज 443 केल्विन। और सेकेंड स्टेप अभी भी है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप भी आपको करना पड़ेगा H पॉजिटिव। तो देखो इससे क्या फ़र्क पड़ा कि जो बहुत ही हाई टेम्परेचर हमें कंडीशन लेनी पड़ रही थी, यहाँ पर पैरा पे हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आपका ग्रुप लगा है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो देखो यहाँ से इसका ये फ़र्क पड़ा कि जो हाई टेम्परेचर लेना पड़ रहा था अब इस केस में थोड़ा कम टेम्परेचर लेना पड़ा, एंड प्रेशर की तो यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, रिएक्शन डायरेक्टली हो गई। और आपका देखो सिंस दिस रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको जो आपका लिविंग ग्रुप है ये उसको सब्सटीट्यूट करेगा, बाकी चीज़ों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपका एज इट इज़ होना चाहिए। सो सेकंड में हम देखते हैं कि इसे क्या करेंगे। अब यहाँ पर नाइट्रो को रहने देते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे भी हम क्या लगाते हैं, एक नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। नाउ दिस इज द रिंग, दिस इज द क्लोरीन, और यहाँ पर क्या है, दिस इज द, यहाँ पर दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पर हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया, और यहाँ पर भी हमने ये रहने दिया, ऑर्थो पैरा पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ऑर्थो पे भी ऑर्थो पे भी हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे हमें नाइट्रो ग्रुप लगाया है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और हमने क्या कहा है कि उसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ ऐसे लगाने से, अब यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर तो बहुत डबल लग गए, तो डबल इफेक्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शन को करवाएगा। तो अभी भी जो कंडीशन अगर आप देखो तो यहाँ पर NaOH तो अभी भी आपको लगाना पड़ रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बट जो टेम्परेचर है वो और कम हो गया, वो 368 केल्विन हो गया, एंड सेकेंड स्टेप आपका अभी भी है H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा, सिंस इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव Cl को सिर्फ रिप्लेस करेगा, क्योंकि सब्सटीट्यूशन है, सिर्फ सब्सटीट्यूट करेगा, बाकी जो ये नाइट्रो जहाँ पर भी लगे हैं एज इट इज़ हो गए। तो देखो कितना फ़र्क पड़ रहा है जब हम ज़्यादा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते चले जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट में हम क्या कर देते हैं कि जितनी भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस है उस पर सभी जगह हमने क्या लगाना है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर देख लेते हैं। जैसे यहाँ ऑर्थो 2 होती है, ऑर्थो क्या पोजीशंस होती है, 2 पोजीशंस होती है, नाइट्रो इज यहाँ पर पैरा पोजीशन ये है। तो मतलब जितनी हो सकती थी, 2 ऑर्थो थी, 1 पैरा पोजीशन थी, सब पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तो देखो इसका फ़र्क क्या हुआ, इसमें जो रिएक्शन है वो इवन आपकी वो कैसी है, हाई टेम्परेचर नहीं देना पड़ता। इवन थोड़ा सा अगर आप वार्म भी कर दोगे और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी करोगे, और आपको पता है वाटर क्या होता है, वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। बट देखो वाटर जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उसकी प्रेजेंस पे भी थोड़ा सा ही गर्म करने पे रिएक्शन बहुत आपकी इजीली हो जाएगी और आपको फिर से वही प्रोडक्ट मिलेगा। क्लोरीन की जगह आप सब्सटीट्यूट करके न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो वाटर है, वाटर भी एज अ न्यूक्लियोफाइल वाटर एक्ट करता है, बट वो लगता क्या है, लगता OH है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे वाटर ना लगा देना, क्योंकि वो वैलेंसी ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी ना, OH ही आएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, जो नाइट्रो आपके ग्रुप्स है वो एज इट इज आपको लिखने हैं, क्योंकि दिस इज द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जस्ट आपका ये क्लोरीन है, वो OH आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट करा। देखो ये बोलने का क्या मतलब है, आपको ज़रूरी नहीं इनके टेम्परेचर्स एंड जो प्रेशर है याद रखने, ये आपको ज़रूरी नहीं। यहाँ से सिर्फ एक चीज़ समझने वाली है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है उसमें अगर उसे हम ज़्यादा अच्छे से करवाने की कोशिश करें तो बहुत ही प्रोमिनेंट मेथड कौन सा होता है कि उसके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। जैसे कि नाइट्रो इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आपने नाइट्रो यहाँ पर लगाया, थोड़ी रिएक्शन कंडीशंस थोड़ी कम हुई, उसके बाद एक नाइट्रो यहाँ पर, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर लगाया, तो आपकी और होना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस में। मेटा पोजिशंस का कोई नहीं होगा। देखो हमेशा याद रखो कि जब मेटा पोजिशन में चाहे आप यहाँ मेटा पर लगाते, मेटा पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे इसके रीज़न में अभी समझने वाले हैं। सो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाया तो रिएक्शन कंडीशन और कम हुई। यहाँ पर आपने सभी पोजीशन, दैट इज 2 ऑर्थो था, 1 पैरा था, उस पर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो आपको बहुत ही ईजिली रिएक्शन हुई। जस्ट आपको वार्म करना पड़ा और आपको जो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल था उसकी प्रेजेंस पे भी आपकी रिएक्शन फिजिबल हो गई। सो अब ये बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। अभी आपने रिजल्ट याद करा कि ऐसा होता है, अब हम इसकी डेप्थ में जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस से रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की इतनी ज़्यादा हो रही है। एंड दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस कि ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न और जो उसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो आपको अच्छे से करना है, अभी करवाने जा रही हूँ। सो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो मेटा पोजिशंस है उस पर चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा दोगे, मेटा पोजिशन इज़ वॉट, मेटा पोजिशन क्या होगी, दिस इज़ द ऑर्थो, यहाँ पर ये दोनों ऑर्थो है तो यहाँ पर मेटा है। तो मेटा पोजीशन में बेशक आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्टिविटी में, चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ, मेटा पोजीशन में फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी अभी डिस्कस करेंगे कि सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ही क्यों हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने हैं टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी, मेटा पोजीशन पे क्यों फर्क नहीं पड़ता। मेटा पोजीशन पे चाहे हो भी या नहीं भी हो तो भी हमारा इतना क्यों फर्क नहीं पड़ता। अब हम ढूंढने चले हैं इनके आंसर्स कि ऐसा क्यों है। नाउ ये क्वेश्चन भी आता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज EWG ग्रुप present at orthopara positions increases reactivity of haloarenes but no effect on reactivity when electron withdrawing group present at meta position। मतलब ये है कि ऑर्थोपैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ही रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है और मेटा पे अगर हो भी वो प्रेजेंट तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है रिएक्टिविटी में, ऐसा क्यों होता है। इसको समझने के लिए, इसके आंसर ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी मैकेनिज्म में। मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है हलोअरीन्स में, तो उसमें क्या क्या अंदर हो रहा है सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा, उसी से हमें आंसर्स मिलने वाले हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये जो मैं स्ट्रक्चर्स अभी बनाऊंगी वो आपको बनाने पड़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और बिल्कुल आराम से इस लेक्चर को आपको देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे बनाने हैं।
तो फर्स्टली हम क्या लेते हैं, सपोज हम क्लोरोबेंजीन पैरा वाला जो आइसोमर है वो हम ले रहे हैं सपोज, और इसमें पैरा वाला आइसोमर का मतलब है यहाँ पर आपका क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, और यहाँ पर पैरा पोजीशन कौन सी होगी, यहाँ पर आपका नाइट्रो ग्रुप है। देखो एनसीईआरटी में जो आपका लिखा है वो खोल के लिखा है, तो आप चाहे खोल के से लिखो या फिर सिर्फ यहाँ पर NO2 लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाइट्रो का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, N के साथ डबल बॉन्ड O, एक में सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप क्योंकि इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे अगर सिर्फ आप NO2 भी लिखोगे तो भी आपका चलेगा। नाउ दिस इज द पैरा आइसोमर, जो पैरा आइसोमर है। अब हमने देखना है कि इसके रिएक्शन हम वैसे डिस्कस क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफाइल हम ले लेते हैं कि हमने यहाँ जो OH नेगेटिव है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, वो लिया कि वो अटैक करेगा, उसके साथ हमने रिएक्शन करवानी है। तो भाई क्या क्या सिनेरियो रहने वाला है, मैकेनिज्म हम करने वाले हैं। तो पैरा के केस में क्या होता है, देखो क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपने पढ़ा है ये चीज़। अब क्लोरीन क्या करेगा, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ लेगा, तो यहाँ पर जो कार्बन है जो आपको दिख नहीं रहा, जहाँ पर मैंने ये पॉइंट बनाया है, ये कार्बन क्या होता है, डेफिशिएंट होने लग जाता है। और आपको पता है जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहाँ करता है, वो यहाँ अटैक करता है, क्लोरीन निकल जाता है और यहाँ पर ये अटैक करता है। सो हम भी पहले वहीं पर अटैक करेंगे जहाँ पर कि न्यूक्लियोफाइल को करना है, जहाँ पे डेस्टिन्ड है वो कि यहाँ पर अटैक इसको करना ही करना है। सो यहाँ पर जब आपने अटैक करा तो यहाँ पर मैं इस तरह से दिखा रही हूँ कि जो OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जाके लगेगा, वो इस पोजीशन पे जाके लगेगा, इस कार्बन पे जाके लगेगा। अब देखो कार्बन ये है, कार्बन को तो 4 बॉन्ड ही बनाने चाहिए, बट कार्बन के पास जब ये एक्स्ट्रा यहाँ से आ रहा है तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड को फ्री तो करना ही पड़ेगा। एक कार्बन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड अगर बना रहा है तो पुराने बॉन्ड को तोड़ना तो पड़ेगा। तो क्या होगा, जो ये अंदर वाला बॉन्ड है ये यहाँ से कहाँ चले जाएगा, ये यहाँ से इसकी टिप पे चला जाएगा। मतलब जब यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जुड़ा, तो क्योंकि कार्बन को सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स बनाने होते हैं एट ए टाइम, तो यहाँ से जो इसका कार्बन ने एक डबल बॉन्ड अंदर वाला बनाया था वो आगे को मूव करेगा। तो हम जब अंदर के बॉन्ड को मूव करने को बताते हैं, मूव करते हुए बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप इसकी टिप को अंदर तक ले जाओ। यहाँ से यहाँ मूवमेंट बता रहे हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि अंदर का बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया है, किस पे, कार्बन की टिप में। सो यहाँ से आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू होती है। तो ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप होता है, दिस इज़ द स्लो स्टेप, दिस इज़ द स्लो स्टेप। और ये स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होते हैं, जो कि देखो स्लो स्टेप हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, और पूरी रिएक्शन का जो भी फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ स्लो स्टेप से ही फ़र्क पड़ता है। सो इसके बाद क्या हुआ, बाद की कहानी क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। कि सबसे पहले क्या हुआ, ये चीज़ें हम एज इट इज़ लिख लेंगे कि यहाँ का बॉन्ड एज इट इज़ रहा, देखो यहाँ का बॉन्ड भी एज इट इज़ रहा, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हम इसे छोटा सा करके NO2 लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार ये लिखना इससे हमें ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं होगा। बस पता है आपको नाइट्रो ये है तो नाइट्रो को इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ खोल के लिखा है इन्होंने। यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर क्लोरीन तो अभी अटैच्ड है, क्लोरीन अभी कहीं नहीं गया, साथ ही साथ इस कार्बन के साथ जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, वो भी OH यहाँ पर लग गया। और क्या हुआ था कि पीछे OH जैसे इस कार्बन पे लग रहा था, तो कार्बन का जैसे एक नया बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली पुराने को उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एट अ टाइम कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अभी कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रहे हैं, और जो ये अंदर वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो गया, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टिप को दे दिए, मतलब इस कार्बन को दे दिए। यहाँ इस टिप में इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लिखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर बॉन्ड जो था, बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और यहाँ पर इसने नेगेटिव साइन आ गया। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर डबल हेडेड एरो हम लिखेंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रिएक्शन थी उससे एक कार्बेनाइन बना, आपका क्या बना, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द कार्बेनाइन।
कार्बेनाइन बना तो उसके कार्बेनाइन के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने देखा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते थे। देखो इसको बहुत अच्छे से आराम से समझो, क्योंकि ये चीज़ समझने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे यहीं पे डर जाते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देख के ही घबरा जाते हैं कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर पता नहीं कैसे हैं। पर ये बिल्कुल ही गेम की तरह है कि जब आपका यहाँ पर एक कार्बेनाइन बन गया तो फर्दर ये क्या होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस में कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है। जैसे देखो ये यहाँ से आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, उसे रेजोनेंस कहते हैं। फिर क्या होगा, अब देखो जहाँ पर चीज़ छोड़ी थी आपने, यहाँ तक आए थे, वहीं से स्टार्ट हो जाओ। अब जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में आप कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बनता है। और वैसे ही यहाँ पर होगा नेगेटिव। क्या है नेगेटिव में, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो आगे को शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और जो यहाँ पर आपका बॉन्ड है, जो आपका बॉन्ड है वो क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन पे। तो वही हम चीज़ बनाने वाले हैं अभी कि आपका क्या हुआ एट लास्ट, कि यहाँ पर फिर से क्लोरीन एंड यहाँ OH तो एज इट इज़ था, जो चीज़ें छेड़ी नहीं है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज़ लिखना है। अब क्या है, ये बॉन्ड भी आपने डिस्टर्ब नहीं करा है तो इस बॉन्ड को बिल्कुल आप इस तरह से लिखोगे। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया किस में, बॉन्ड, वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो आपने यहाँ से एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ बॉन्ड के फॉर्म में आ रहे हैं ना। जो ये ऑलरेडी जो यहाँ पर बॉन्ड था वो आगे अपने बॉन्ड को तोड़ के, मतलब बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ दे रहा है। तो इसका मतलब जो ये कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि इस बॉन्ड ने अपने आगे इलेक्ट्रॉन इस टिप में दिए, देखो टिप से आप बॉन्ड बनाया, बॉन्ड से अब टिप में इलेक्ट्रॉन्स दे दो, बस यही कहानी आपकी चलती रहनी है। तो यहाँ से बॉन्ड से जब टिप में आप यहाँ कार्बन की टिप में इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो नेगेटिव कहाँ आएगा, नेगेटिव चाहे बाहर लिखो चाहे यहाँ पर लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर नेगेटिव लिख लो कि इस कार्बन पे जो है वो नेगेटिव है, या अंदर भी लिख सकते हो। तो अब क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आपको बनाना है, अभी भी रेजोनेंस होगी। अब क्या होगा, जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करो कि ये जो नेगेटिव है ये आगे क्या करेगा, ये बॉन्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो ये बेटर नहीं होता कि आप बाहर से बॉन्ड को लगाओ, इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव जो साइन है वो अंदर लगाना और अंदर से ही अंदर को एरो दिखा देना कि ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये टिप पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये आगे बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, वो अब टिप में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे बॉन्ड का टिप में कन्वर्ट हो रहा है, टिप से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यही चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट होते रहते हैं और जो आपके बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। तो रेजोनेंस में यही चलेगा आपका। तो आपके पास क्या आया, नाइट्रो यहाँ पर एज इट इज़ था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है वो एज इट इज़ है, छेड़ा नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर OH है आपका, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने यहाँ पे बॉन्ड में फॉर्मेशन करी तो आप बॉन्ड बनाओगे, जो यहाँ बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो आप यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ पर बना दोगे इस कार्बन पर। अब क्या होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका, कि ये वाला इधर को फॉल कर जाएगा, देखो ये वाला आपका इधर को फॉल कर जाएगा, और आपका जो क्लोरीन है ये है वो आपका यहाँ से निकल जाएगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अभी तक क्या देखे आपने, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आप लिख सकते हो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके हैं, कार्बेनाइन के स्ट्रक्चर्स, कार्बेनाइन के है, जो कि आपका यहाँ पर बन रहा था। और ये इंटरमीडिएट है, और आपको पता है कि जो भी इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल होना चाहिए। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो इंटरमीडिएट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे इक्विवेलेंट जैसा साइन लगा देते हैं, और हम जो ये तीनों है दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1, 2 एंड 3। तो क्या होता है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो इन तीनों जो स्ट्रक्चर्स का है वो मिला के एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने लग जाए तो वो रेजोनेंस
हाइब्रिड कैसे बनेगा, यहाँ पर आपका नाइट्रो होगा, दिस इज़ द नाइट्रो, और दिस इज़ द क्लोरीन एंड यहाँ पर OH लगेगा। तो इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनका मिला के जो आपके पास जो मिला के आप एक स्ट्रक्चर लिख सकते हो, वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना आए तो आप कैसे लिखोगे, तो आप देखो जो नेगेटिव साइन है उसको देखोगे वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। नेगेटिव साइन यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका ये घूमा। नेगेटिव जो चार्ज है वो कहाँ कहाँ घूम रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो यू शेप में घूम रहा है रिंग में, कि यहाँ से शुरू हुआ तो हम यहाँ डॉट डॉट लगा देते हैं और इसी पॉइंट पे आपका ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये होता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। आप लिख सकते हो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द रेजोनेंस, दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कि जिसमें कि रेजोनेंस जो आपके स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका बिल्कुल मिला जुला के पूरा का पूरा आपका देखने को मिले, सभी कैरेक्टर इसमें देखने को मिले। जैसे नेगेटिव अभी यहाँ था, फिर यहाँ है नेगेटिव चार्ज, तो आपने सब में बताया कि ये नेगेटिव चार्ज जो डैश डैश दिखा है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है और बीच में नेगेटिव। देखो पूरा सर्कल इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ये जो कार्बन है इस पर कभी नेगेटिव नहीं आया आपका। सो दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। तभी आपने ये इक्विवेलेंट लगाते हैं क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर का ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जो स्टेप आपका होगा, जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका होता है सेकंड स्टेप। बेसिकली एक तो पहला तो आपका ये स्लो स्टेप है जिसमें आपका कार्बन आयन बन रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द फास्ट स्टेप, जो अब ये स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा और फास्ट में आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ से वही चीज़ है, क्लोरीन निकल जाएगा और आपका यहाँ पे लास्ट में जो प्रोडक्ट बनना है वो आपका मिल जाएगा आपको। तो बस आपको प्रोडक्ट बनाना है कि यहाँ पर नाइट्रो है, यहाँ से आप क्लोरीन निकाल दो, यहाँ पर OH लगा दो, बाकी जो चीज़ें हैं, और साथ में क्या होगा, साथ में आपका यहाँ पे क्लोराइड आयन जो लीविंग ग्रुप था वो आपको लीव करता हुआ नज़र आ जाएगा। तो हमने अभी क्या करा है कि जो पैरा आइसोमर है, जो आपका पैरा आइसोमर है, उसके केस में आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उसकी मैकेनिज्म बताई। अब देखो जो ऑर्थो आइसोमर है उसके लिए भी बिल्कुल हम ऐसे मैकेनिज्म बनाएंगे, फिर मेटा के लिए बनाएंगे। पहले ये मैकेनिज्म सबकी बना दो, सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, फिर उनको हम कंपेयर करके देखेंगे। एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि कहाँ इनमें डिफरेंस आ रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो जल्दी से अब तो आपको ये आ गया होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का, इसलिए अब हम जल्दी से ऑर्थो आइसोमर का भी बनाने लग जाएंगे। तो दिस इज़ द ऑर्थो आइसोमर। यहाँ पर आपका क्या है, आपका ये ऑर्थो आइसोमर है, क्लोरीन है यहाँ पर लगा हुआ, एंड यहाँ पर आपका पैरा पोजीशन नहीं है, यहाँ पर आपका नाइट्रो है। दिस इज़ द ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पर नाइट्रो है आपका लगा हुआ क्योंकि ये ऑर्थो पर है। दिस इज़ द ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। और क्या हो जाएगा, अब आपका OH नेगेटिव लगना है। अब देखो OH नेगेटिव आप कहाँ से दिखा सकते हो, आप यहाँ से दिखा सकते हो OH नेगेटिव यहाँ से, कि ये अटैक कर रहा है कहाँ आपका, ये यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक कर रहा है क्योंकि इसे जुड़ना कहाँ है, इसी कार्बन पे आपका जुड़ना है। तो अगर ये इस कार्बन पे जुड़ गया तो ऑब्वियसली इस वाले कार्बन की एक जो बॉन्ड है उसको फ्री करना होगा। तो क्या होगा, जब ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो इस कार्बन पे लगेगा, आपको पता है क्योंकि इस कार्बन पे तो उसको लगना ही है। तो क्या होगा, जो ये बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, वो टूट के क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सो दैट कार्बन जो है वो एट अ टाइम ही बॉन्ड बना पाए। ऐसे होगा क्योंकि ऊपर भी आपका ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ पर जो ये स्टेप है इसे आप कह सकते हो कि दिस इज अ स्लो स्टेप, जैसे ऊपर था दिस इज अ स्लो स्टेप, एंड जो स्लो स्टेप होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। नाउ क्या होगा यहाँ पर, अब आपका फिर से जो आपका कार्बन आयन यहाँ से जनरेट होगा, ऐसा करने पे आपका एक कार्बन आयन यहाँ पर भी जनरेट होगा। तो वो क्या होगा, वो ज़रा बना लेते हैं हम। वो आपका इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड लगाया आपने, यहाँ पर क्लोरीन आएगा, यहाँ पर आपका OH आएगा, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर था, और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव कहाँ है, इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया आपका, क्योंकि जो
बॉन्ड था वो आगे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड टूट गया इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आप नेगेटिव से दिखाते हो। अब क्या हो जाएगा, फिर से अगर आपके यहाँ पर आप देख रहे हो अभी ये कार्बेनाइन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द कार्बेनाइन, जैसे कि ऊपर करा था कार्बेनाइन ये था, और क्या हुआ इसके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अब बनाए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से आप वही करोगे कि यहाँ पर एज इट इज़, जो चीज़ें टच नहीं आपने करी वो एज इट इज़ आप लिखोगे, और यहाँ पर सिंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आप बॉन्ड लगाओगे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन लगाओगे, और यहाँ पे एज इट इज़। अब क्या होगा, फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका एक और मिल जाएगा, जिसमें कि आपका देखो क्या होगा, ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्लोरीन एंड OH एज इट इज़, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप था, एंड यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका सिंगल, यहाँ पर बॉन्ड लग गया, यहाँ पर बॉन्ड लग गया, और यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आ गया। ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अभी तक यहाँ तक आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, और उसके बाद देखो क्या हो जाएगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका भी तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा आपका। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कैसा बनेगा, यहाँ पर आपने क्लोरीन लगाया है, यहाँ पर आपने OH लगाया है, दिस इज़ द नाइट्रो पोजीशन, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपका जो नेगेटिव है वो यहाँ से मूव करके, जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से मूव करके फिर से यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब दिखाना है हमें कि नेगेटिव जो चार्ज है वो कहाँ घूम रहा है, तो आपने इस तरह से दिखा दिया। नाउ दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका एक लास्ट स्टेप आएगा जो कि आपका फास्ट स्टेप होगा। जो फास्ट स्टेप होगा और कंक्लूडिंग होगा, उसमें आपका क्या बनेगा लास्ट स्टेप में, कि जो नाइट्रो है वो एज इट इज़ रहेगा, और क्लोरीन निकल के यहाँ पर सिर्फ आपका OH रह गया, यहाँ पर आपका क्लोराइड आयन आया। सो ये आपकी मैकेनिज्म है फॉर द ऑर्थो आइसोमर, उसमें आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये बनाए। और जल्दी से अभी हम मेटा आइसोमर के भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल इजीली बना देंगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मेटा पोजीशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो ऑर्थो यहाँ थे, मेटा यहाँ थे, तो दिस इज़ द मेटा, एक मेटा पे हमने नाइट्रो लगा दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर OH जो है, OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक करना था, एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज़ द स्लो स्टेप। बिल्कुल वैसा है जैसा आपका ऊपर एक समझ लो, बाकी तीनों आपको आ जाएंगे लिखने। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, OH जो न्यूक्लियोफाइल है उसको जाना कहाँ है, जाना इस कार्बन पे अटैक करना ही करना है। अगर इस कार्बन पे इसको अटैक करना है तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और फिर से आपका एक कार्बेनाइन जनरेट हो जाएगा। वही स्टेप है जैसा पहले हो रहा है। अब यहाँ पर जब कार्बेनाइन मेटा आइसोमर के केस में किस तरह से बनेगा वो देख लो। वो किस तरह से बनेगा कि क्लोरीन तो आपका एज इट इज़ है, साथ में आपका OH भी जुड़ गया, बट जो यहाँ बॉन्ड था वो आगे क्या है, बॉन्ड का कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रॉन में, तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड यहाँ पर जो आपके बॉन्ड्स थे वो आपको एज इट इज़ लिखने हैं, एंड मेटा पोजीशन में आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके बाद भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे, उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे बॉन्ड में, जो बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स में। फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बनेगा जिसमें कि आपके क्लोरीन एंड OH ग्रुप यहाँ पर है, दिस इज़ द नाइट्रो हेयर, एंड यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि यहाँ बॉन्ड आ रहा था। फिर यहाँ पर नेगेटिव आ गया क्योंकि ये बॉन्ड आगे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ तक आपका आ गया। फिर बताओ इसमें फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पे ले जाओ, बॉन्ड से आप इलेक्ट्रॉन में ले जाओ। फिर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पूरे हो गए। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, वो क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पर OH है जो कि एज इट इज़ है, मेटा पोजीशन में नाइट्रो है आपका, और यहाँ पर बॉन्ड था, यहाँ पर भी बॉन्ड आ जाएगा, और बॉन्ड का यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भी यहाँ पर दिखा सकते हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये दीज वर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ लास्ट में आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो बनाए, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे, यहाँ पर
क्लोरीन एंड OH बनाओगे और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो, एंड फिर वही नेगेटिव साइन यहाँ था, फिर जाके फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो मतलब ये यू शेप में यहाँ पर भी घूम रहा है, तो ये नेगेटिव हमने यहाँ पर लिख लिया। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो स्टेप होगा लास्ट का वो आपका क्या होगा, दिस इज द फास्ट स्टेप, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, दिस इज द फास्ट स्टेप। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो आपका नाइट्रो वाला आइसोमर था वो एज इट इज़ मिला, बस आपको सब्सटीट्यूटेड आपको ये रिजल्ट मिल गया और यहाँ पे Cl नेगेटिव आपको मिल गया। अब देखो यहाँ तक हम ख़त्म कर चुके हैं कि आइसोमर्स जो ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स है उसके लिए आपको किस किस तरह से ये बनाना है। अब बात आती है कि इससे हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन था। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि क्या था। देखो हम बोल रहे थे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो ज़्यादा फास्टली क्यों होती है जब आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे जब आपके लगते हैं तो उस केस में रिएक्टिविटी हाई क्यों हो जाती है। देखो ऐसा क्यों होता है, ध्यान से आप देखना, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म आपके सामने बनाई गई है ये है क्या, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, देखो बाद में सब्स्टिट्यूट कर गया, तो उसकी मैकेनिज्म हमें बनाई है, तो हम उससे स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखोगे एक चीज़ इसमें कि जब आपका यहाँ पे कार्बेनाइन बना, जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और उसके बाद जो कार्बेनाइन बन रहा था, कार्बेनाइन बनने के बाद आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे उसमें आंसर छुपा हुआ है। जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये तो बस बाकी प्रोसेस है कि यहाँ अटैक किया, लास्ट में प्रोडक्ट बना। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो छुपी हुई है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में छुपी है। अब देखो जो पैरा के केस में आपने देखा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, मतलब जो ये नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे है, और ये नेगेटिव चार्ज ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज द पैरा पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन है ये कौन सी, अगेन ऑर्थो पोजीशन। मतलब जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे देखी गई आपकी। और चाहे आप ऑर्थो आइसोमर की भी बात करो, अगर आप ऑर्थो आइसोमर का भी आपने बनाया था तो भी यहाँ पर भी देखो जो कार्बेनाइन है उसमें भी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, एंड यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे है। और अगर आप मेटा आइसोमर्स की भी बात करो उसके केस में भी इवन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ आ रही है, वो यहाँ पे ये पोजीशन क्या होती है, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन। और यहाँ पर कौन सी पोजीशन में आ रही है, पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी गई है, और यहाँ पर भी दूसरी ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी गई है। तीनों आइसोमर में इसका मतलब हमने ये देखा, ध्यान से सुनो, तीनों आइसोमर्स में हमने ये देखा कि जब इनके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आ रही है ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशंस पे। सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी वो याद रखो कि जो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, वो कौन सी पोजीशंस पे आ रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे आ रही है। अब आप बोलोगे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका ये फ़र्क पड़ेगा कि जो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस पे, पैरा एंड ऑर्थो जो आइसोमर्स है उनमें क्या है, उनमें ध्यान से देखो जो नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन है, पैरा के केस में क्या है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा एंड पैरा पोजीशन पे लगा है। तो ये क्या कर रहा है, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, बट यहाँ पर देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब नाइट्रो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास नेगेटिव है। और नाइट्रो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा, जैसे ही इस कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो नाइट्रो का काम क्या होता है, नाइट्रो का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से खींचेगा, और हमेशा केमिस्ट्री में आप एक बात याद रखोगे, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज जहाँ पर भी होता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज कहीं पर भी हो रहा है उसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। चार्ज फैल रहा है, चार्ज का डिस्पर्जन हो रहा है, उसकी वजह से हमेशा केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा स्टेबिलिटी आती है। आई रिपीट कि जब भी आपको
कि जब भी आपको डिस्पर्जन ऑफ चार्ज दिखेगा, मतलब आपको क्या है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज का मतलब कि चार्ज फैल रहा है, चार्ज आपका क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है, उसकी वजह से हमेशा स्टेबिलिटी आती है। सो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन में, पैरा के केस में क्या था, पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा है, और आपको पता है ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है उसको स्टेबलाइज करता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सपोज अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता, इलेक्ट्रॉन और देने वाला होता, सपोज यहाँ पे मिथाइल होता, नाइट्रो की जगह यहाँ पे CH3 ग्रुप होता, तो वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और डेंस हो जाना था। तो इलेक्ट्रॉन का डेंस होने से स्टेबिलिटी नहीं आती, इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्जन से स्टेबिलिटी आती है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा केमिस्ट्री में याद रखो, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो यही रीज़न है कि जो आपके ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो पर्टिकुलर पोजीशंस अगर ऑर्थो एंड पैरा पे प्रेजेंट हो तो वो क्या करते हैं, आपको पता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस में इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। तो अगर इन पॉइंट्स में आप इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप्स लगा दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दो, तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज की वजह से एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आपका जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर जितने स्टेबल होते हैं, रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फीजिबल आगे को जाती है। तो यही रीज़न है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर ही पर्टिकुलरली अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो आपकी जो ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, रिएक्शन आगे की तरफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, समझ आ गया? अगर नहीं आया तो फिर से इस केस में भी बता देती हूँ आपको। जैसे ऑर्थो था, ये ऑर्थो में देखो नाइट्रो ग्रुप कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन में लगा है। तो आपको पता है चाहे पैरा हो, चाहे पैरा आइसोमर हो, ऑर्थो आइसोमर हो, चाहे मेटा आइसोमर हो, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे आपको इन 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़रूर मिलती है इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसमें, ऑर्थो एंड पैरा पर। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऑर्थो पे है, दूसरी यहाँ पर पैरा पे है, तीसरी यहाँ पे ऑर्थो पे है। मेटा जो ये पोजीशंस है, मेटा पे कभी भी आप ये देख रहे हो, मेटा पे कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप्स अगर हम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे लगा दें, और आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और उसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फैलाएंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हमेशा लीड्स टू स्टेबिलिटी। उसकी वजह से जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो स्टेबल हो जाएंगे। मतलब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये वाले ऑर्थो एंड पैरा वाले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सट्रीमली स्टेबल है। इस वजह से इन दोनों केसेस में जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वो ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं मेटा पे ऐसा क्यों नहीं होता है। मेटा पे देखो हमने लगा तो दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का चाहे हो चाहे ना हो कोई इसका काम नहीं होगा। ये इसके प्रेजेंस से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि आपको वैसे भी पता है, चाहे आप जो भी आइसोमर ले लो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। जैसे देख भी लो यहाँ ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो ही पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। जो ये मेटा पोजीशंस है, मेटा पोजीशंस क्या होती है, दिस एंड दिस पोजीशंस, कहीं पर भी आपको मेटा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो नाइट्रो ग्रुप कौन से चार्ज को खींचेगा और क्या ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से मेटा पोजीशन में चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ चाहे ना लगाओ वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसके जो कार्बन आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें आप देखोगे कि मेटा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे होती है। और मेटा पोजीशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज नहीं होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो यही रीज़न होता है ऑर्थो एंड
पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से आपकी जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वो फिजिबल हो जाती है, वो फास्टर हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका स्टेबल होना कितना ज़रूरी है, और इन दोनों केस में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। सो लास्ट में जो अभी तक हमने सीखा पढ़ा क्या है वो डिस्कस करते हैं कि देखो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि नाइट्रो ग्रुप है एट द ऑर्थो पैरा पोजीशन विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH ऑन हेलोअरीन्स। क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है कि अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा है, वो एक्चुअल में क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा है एंड नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से क्या करता है, खींच लेता है, और इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं आप इस तरह से भी समझ सकते हो। एक चीज़ तो हमने मैकेनिज्म से प्रॉपर समझी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ रही है, इस वजह से रिएक्टिविटी बढ़ रही है। अगर आप ऐसे भी बिल्कुल इजी वे में भी समझना चाहो वैसे भी आप समझ सकते हो कि अगर सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर आपका पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, और आपको पता है दिस ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर आप मैकेनिज्म में भी नहीं जाना चाहते, ऐसे ही अंडरस्टैंड करना चाहते हो, फिर भी आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से, वो भी ऑर्थो पैरा पोजीशन में, आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आना है और अटैक करना है, उसका आपकी रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा हो जाती है। देखो क्या हो रहा है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगना है, इस कार्बन पे लगना है, क्योंकि ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डेल्टा नेगेटिव होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ये क्लोरीन, तो कार्बन क्या हो गया, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये क्या होगा, जो रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचना शुरू कर देता है रिंग से, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचना शुरू कर देगा। और वैसे ही समझो अगर ये खींचना शुरू कर देगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, देखो जितना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो सकता है उतने ही अच्छी तरह ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करना है इस कार्बन पे जो कि थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव है, डेफिशिएंट है, वो ज़्यादा कैसे होगा जब आप कोई नाइट्रो ग्रुप जैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, जो कि आपकी जो रिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उतना ज़्यादा इस कार्बन को डेफिशिएंट मतलब पॉजिटिव करेगा। एक तो ये तरीका है आपको इससे समझने का कि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही क्यों लेते हैं, पर मेन रीज़न आपका वही है कि आप ऑर्थो एंड पर्टिकुलरली पैरा पोजीशन पे ही क्यों आप ये ग्रुप्स लगाते हो और रिएक्टिविटी क्यों आपकी इंक्रीज होती है। तो पहले तो ये जो जनरल जैसी हमने ये बोला है कि यहाँ पर पॉजिटिव जो चार्ज है उसको और ज़्यादा पॉजिटिव कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स देखो खींचेंगे, वो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन्स जब खींचेंगे तो यहाँ ये कार्बन और ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा, और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव के लिए तो अच्छा है, वो और इजीली आ जाएगा। तो एक रीज़न तो ये है, तो हमने यही लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक अ नाइट्रो एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं फ्रॉम द बेंजीन रिंग, एंड अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली तो इसका मतलब जो आपका ये वाला कार्बन है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये वाला कार्बन वो डेफिशिएंट हो जाएगा, उस पर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, बाय मेकिंग कार्बन एंड एक्स वाला जो बॉन्ड है जो आपने ये दिखाया है, कार्बन एंड एक्स वाला जो बॉन्ड है उसमें जो कार्बन है आपका वो मोर डेफिशिएंट हो जाएगा, या फिर कह सकते हो उस पर मोर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दैट पॉजिटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियोफाइल जो OH नेगेटिव है वो आपका इजीली अटैक कर सकता है। एक तो ये रीज़न है आपका कि यही है कि उसको और ज़्यादा डेफिशिएंट जो रिंग है उसको इलेक्ट्रॉन उससे खींचता है विड्रॉइंग ग्रुप और डेफिशिएंट बना देता है। पर जो मेन रीज़न है जो एक्चुअल में बिल्कुल एक्यूरेट और एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला है वो आपका यहाँ है। मेन रीज़न है आपका थ्रू द मैकेनिज्म। जो आपके कार्बेनाइन जो प्रोड्यूस होता है आपका, जो सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में आपका प्रोड्यूस हो रहा था कार्बेनाइन,
कार्बेनाइन दस फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन, जो कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे, रिएक्शन इज स्टेबलाइज थ्रू द रेजोनेंस, कि जो कार्बेनाइन बनता है वो स्टेबलाइज होता है थ्रू द रेजोनेंस, चाहे वो आपका ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, सब में आपने देखा था कि वो स्टेबलाइज हो रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। द नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट द ऑर्थो पैरा पोजिशंस, कार्बन इज स्टेबलाइज्ड बाय नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट बिकॉज डिस्पर्जन ऑफ चार्ज लीड टू स्टेबिलिटी। अब बस वही चीज़ है आपकी जो आपने यहाँ चीज़ देखी, अब ऐसे देख लो आप कि जब भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जस्ट ऐसे ओवरव्यू ले लो, जब भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें हेलो एल्केन्स में कार्बेनाइन के, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आता है। ये हमेशा अपने दिमाग में याद रख लो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ही इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मूवमेंट होती है कि मेटा पे कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आती, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। और इसी पोजीशंस पे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप लगा दे तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्पर्जन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फैलना शुरू कर देगा। यहाँ पर भी अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फैलने लग जाएंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फैलने लग जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्जन से हमेशा हमेशा क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज से स्टेबिलिटी नहीं आती। तो यही लिखा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अपीयर कहाँ हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, पैरा पोजीशन पे जो कार्बन है उन पे अपीयर हो रहा है। तो और वो स्टेबलाइज, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होता है बाय द नाइट्रो ग्रुप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो प्रेजेंट होगा। बिकॉज मेन रीज़न आपका ये है, क्यों होगा स्टेबलाइज नाइट्रो ग्रुप से, क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हमेशा लीड्स टू स्टेबिलिटी। डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, फैलना नेगेटिव चार्ज का, हमेशा स्टेबिलिटी आती है इससे। हेंस एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबलाइज्ड हेयर, क्यों ऑर्थो एंड पैरा में जो क्या हो गए, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए वो मोर स्टेबलाइज्ड हो गए, क्योंकि नाइट्रो जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही लगा है। तो इन दैट केस रिएक्शन जो आपकी होगी वो ज़्यादा फेवर्ड होगी इन केसेस में। दिस इज़ वाई नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अगर लगा है, या फिर आपका कोई भी नाइट्रो की जगह कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपका लगा है, तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की इंक्रीज होती है। बट इन द केस ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजीन जो था, मेटा था, मेटा में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तब भी उसकी रिएक्टिविटी वो इंक्रीज क्यों नहीं करता, क्योंकि अगेन वही रीज़न है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसके, उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, नेगेटिव साइन है, वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आता है, चाहे आप जो मर्जी कर लो। अगर ये ऑर्थो एंड पैरा पर ही आएगा, ये फिक्स ही है, तो आप चाहे यहाँ नाइट्रो, चाहे यहाँ पर मेटा पोजीशन पे आप नाइट्रो लगा लो, चाहे बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो, तो ये स्टेबलाइज नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज तो आपका यहाँ है। यहाँ चार्ज के पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तभी तो उस चार्ज को खींच के स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ना ये नाइट्रो ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा, तो इसका होना ना होना एक ही बराबर है। So hence the presence of nitro group at the meta position does not stabilize the negative charge, and hence no effect of electron withdrawing group at meta position on reactivity is observed। बस मेन अगर नेटशेल में मैं आपको बताऊं तो मेन चीज़ क्या है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं कार्बेनाइन का, इन तीनों के केस में, तो हमेशा क्या होता है, जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। और अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बेटर है कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर इन पोजीशंस पे लग जाए तो वेरी एक्सट्रीम स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी इनकी और रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। तो यही रीज़न था, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, डाउट जो भी आपका होगा। थैंक यू सो मच।